एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ऑसिलेटर रूल। प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझने के लिए हम देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक एटम की स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें ये क्या है अपना नाभिक न्यूक्लियस, और इसके बाहर चारों तरफ सेल्स में क्या है इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर। इस न्यूक्लियर पे कितना चार्ज होगा, जितने इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे। क्लियर। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल, और प्रोटॉन की वजह से इस न्यूक्लियस पे क्या आता है, चार्ज। क्लियर। अब ये जो चार्ज है न्यूक्लियस पे, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो आकर्षण होता है इस न्यूक्लियस के चार्ज की वजह से होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ इवॉल्व करते रहते हैं, इसे बंधे हुए रहते हैं। क्लियर। अगर हम मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करें, जब ओनली केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो अंदर सेल्स नहीं होगी, तो ये पूरा का पूरा चार्ज इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव रहेगा। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है तो अंदर की सेल्स में भी क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी पाया जाएगा। क्लियर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर सेम चार्ज होता है और सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो इस रिपल्सन के कारण ये अंदर वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियर चार्ज से इस शील्ड करते हैं इसको। यानी कि जो पहले इन इलेक्ट्रॉन्स की अनुपस्थिति में जो न्यूक्लियर चार्ज या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, अब इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के रिपल्सन के कारण इतना चार्ज वो फील नहीं कर पाएगा। यानी कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर रहे हैं, एक स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों क्या बोलते हैं, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के रिपल्सन के कारण ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर जो नाभिकीय आवेश लगेगा, अब वो उतना तो लगेगा नहीं जितना पहले लग रहा था। तो न्यूक्लियर चार्ज माइनस न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय दिस इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज आफ्टर शील्डिंग एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस एस, या सिग्मा बोल सकते हैं, जहाँ पर जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, और एस क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। क्लियर। The nuclear charge which an electron actually feels is called as effective nuclear charge and is represented by Z effective। के लिए इलेक्ट्रॉन के द्वारा महसूस किया जाने वाला एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज को ही क्या बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर। द डिफरेंस बिटवीन हाउ मच न्यूक्लियर चार्ज इज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन एंड द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अपन ने देख लिया कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, जो कि एक तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियर चार्ज फील किया जाता है उनका क्या है,
डिफरेंस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्कैनिंग कांस्टेंट। और स्कैनिंग कांस्टेंट क्या होता है, जेड माइनस जेड इफेक्टिव, जेड बराबर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही जेड की वैल्यू होगी। और एस क्या अपना स्कैनिंग कांस्टेंट। अब स्कैनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए स्लेटर नाम के वैज्ञानिक ने कुछ रूल्स दिए थे, अब उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, राइट आउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन द फॉलोइंग ऑर्डर एंड ग्रुपिंग, क्लियर। सबसे पहले जो एलिमेंट का है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम निम्न ऑर्डर में लिखते हैं। इसमें जो ऑर्डर लिखा हुआ है उसमें आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल, ठीक है, यानी कि एन के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे 1s ग्रुपिंग भी कर लो, 2s 2p एक सेल की, 3s 3p और 3d, 4s 4p 4d 4f और 5s 5p। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम लिखते हैं। इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो और उसके बाद में फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल में उनको अरेंज कर दो, फिर उनकी ग्रुपिंग कर दो। अब सेकंड जो रूल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ग्रुप हायर इन दिस सीक्वेंस देन द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू एस, क्लियर। यानी कि अगर मुझे 4p इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करना है जिसका अपन को स्कैनिंग कांस्टेंट निकालना है, तो ओनली लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन से काम में लेंगे। ये आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम स्कैनिंग कांस्टेंट में काउंट नहीं करेंगे, क्लियर। अगला जो पॉइंट है थर्ड, कंसीडर ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन एन एनएस और एनपी ऑर्बिटल। एनएस और एनपी ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको हम कंसीडर करें तो उसके लिए क्या रूल है, ईच ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस एंड एनपी ग्रुप कंट्रीब्यूट्स एस बराबर 0.35, क्लियर। एनएस और एनपी ऑर्बिटल्स के लिए क्या रूल है, एनएस और एनपी में जिस इलेक्ट्रॉन के लिए अपन को स्कैनिंग कांस्टेंट निकालना है उसको छोड़कर उस ग्रुप में जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.35। सेकेंड, ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल कंट्रीब्यूट्स 0.85, क्लियर। n-1 सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.85। थर्ड है, ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n-2 और लोअर सेल कंट्रीब्यूट्स 1.0। ये बात होगी एनएस और एनपी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए अपन को स्कैनिंग कांस्टेंट निकालना है। तो एनएस एनपी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो होता है 0.35, n-1 सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.85, और n-2 और लोअर सेल्स के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1.0, क्लियर। आगे हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको। अब बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन एनडी और एनएफ में ऑर्बिटल्स में, तो उसके लिए क्या कहते हैं, ईच ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द एनडी एनएफ ग्रुप कंट्रीब्यूट 0.35, क्लियर। एनडी और एनएफ में अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें स्कैनिंग कांस्टेंट निकालने की, तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर उस सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.35। एंड ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए लोअर ग्रुप देन द वन बीइंग कंसिडर्ड कंट्रीब्यूट्स एस बराबर 1, ठीक है। और बाकी के सभी इलेक्ट्रॉन्स का कितना होता है, 1। अब हम इस लेटर रूल को एग्जांपल्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन है, कन्फर्म दैट द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 इज energetically more stable than the configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1, ठीक है। यहाँ पर 4s1 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन और यहाँ 3d1 में। अब अपन को एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व है कि इसका है, तो अब इसको अपन को क्या है, कंफर्म करना है। तो देखो पोटेशियम के लिए जेड कितना होता है, 19। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 19। अब स्लेटर रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्लेटर रूल को जो अप्लाई करेंगे तो 4s1 इलेक्ट्रॉन के लिए अपन को स्कैनिंग कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियस की वो 4s1 इलेक्ट्रॉन है, वह कितना
जो उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। जेड इफेक्टिव अपना होता है जेड माइनस एस, और एस की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे अब फ्लैटर रूल के अकॉर्डिंग। तो देखो एस में 0 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि जिसके लिए अपन निकालते हैं उसको अपन काउंट नहीं करते। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p6 में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.85, n-1 सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका कितना होता है 0.85, और n-2 क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है 4s है, तो n कितना है अपना 4, और 4 में से n-1 कितना हुआ 3, तो 3s2 3p6 8 इलेक्ट्रॉनों का कितना हुआ 0.85 प्रत्येक का, और बाकी n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके जो भी लोअर्स हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मुझे 6 2 8 और 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉनों का फिर कितना हुआ 1.0, तो इसका कितना है स्कैनिंग कांस्टेंट 16.8। क्लियर, ये क्या है स्कैनिंग कांस्टेंट। अब जेड इफेक्टिव बात करें तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा 19 माइनस 60.8 बराबर 2.2। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 था, तो 4s1 में जो इलेक्ट्रॉन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना रहा है 2.2। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1, तो जो d1 में जो इलेक्ट्रॉन है अब उसका अपन को निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है। तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस एस, जेड 19 दे रखा है, अब एस की वैल्यू निकालनी है 3d1, ठीक है। तो 3d1 जब इसका निकालेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, अब n-1 और n-2 जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका कितना काउंट होगा 1.0, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 6 2 8 और 10 18 इंटू 1.0 तो बराबर 18, स्कैनिंग कांस्टेंट कितना है इसका 3d1 के लिए 18, तो जेड इफेक्टिव कितना हो 19 माइनस 18 बराबर 1.0। अब देखो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 है, तब जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का जो d1 में जा रहा है 1, और जब लास्ट में 4s1 में जा रहा था तो उसका जेड इफेक्टिव कितना आ रहा था 2.2। तो जिसमें जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होता है वो उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्ट रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज एक तरह से क्या अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पर। तो थस एन इलेक्ट्रॉन इन द 4s atomic orbital is under the influence of a greater effective nuclear charge, and in the ground state of potassium it is the 4s atomic orbital that is occupied। क्लियर, जब 3d1 में इलेक्ट्रॉन जाता है तो जेड इफेक्टिव होता है 1.0, और 4s1 में जाता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है 2.2। तो 4s में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, यानी कि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस में होता है न्यूक्लियस के। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा 4s एटॉमिक ऑर्बिटल में। क्लियर, शो 4s एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कन्फिग्रेशन है जिसमें 4s1 वाला है ये मोर स्टेबल होता है देन 3d1 वाले से। क्लियर, अब अगला एग्जांपल है कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर n7, यानी नाइट्रोजन के लिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अपन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p3। अब 2p3 इसमें लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लिए अपन को स्कैनिंग कांस्टेंट सबसे पहले निकालते हैं। तो इसको जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर निकालेंगे तो उसका तो काउंट करेंगे नहीं, तो बाकी 4 का तो स्कैनिंग कांस्टेंट का स्कैनिंग इफेक्ट लगेगा। तो उन 4 का जो स्कैनिंग कांस्टेंट है वो क्या होगा 0.35। क्लियर, तो 4 इंटू 0.35 बराबर 1.40। अब जो अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का कितना लगेगा 0.85, तो 1.70। तो टोटल स्कैनिंग कांस्टेंट कितना हो गया 1.40 प्लस 1.7 बराबर 3.10। तो जेड इफेक्टिव कितना हो गया अपना 7 माइनस 3.10 बराबर 3.90। ये इसका क्या हो गया जेड इफेक्टिव, यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 2p इलेक्ट्रॉन उस पर नाभिक का कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है 3.90। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें जिंक का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना होता है 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन सबसे पहले लिखते हैं ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 और 3d10। ये अपन इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्जुगेशन लिखते हैं। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे आप, इंक्रीजिंग सेल नंबर में, ठीक है। तो 4s2 किधर जाएगा, इधर। ग्रुपिंग अपन ने देखी अभी किस प्रकार से कहते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, इसको एक ग्रुप में कर दो, और ये 4s2। क्लियर। अब मेरे को इसमें 4s इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, ठीक है। 4s इलेक्ट्रॉन का, तो देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे उसका, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जिसका अपन को स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, उसका खुद को तो स्क्रीनिंग करने से रहा, तो उसका तो हम स्लेटर रूल में जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसमें 0 काउंट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये हुआ। अगर मेरे को 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है स्क्रीनिंग काउंट जेड इफेक्टिव 4s इलेक्ट्रॉन पर कितना हो रहा है, तो 1 गुणा 0.35 4s इलेक्ट्रॉन का, प्लस n-1 का कितना लगता है 0.85, तो n कितना है यहाँ 4, तो 4 - 1 यानी 3 वालों का कितना लगेगा 0.35, कितने 6 2 8 10 18 18 इंटू 0.85 प्लस अंदर कितने 6 2 8 2 10 10 इंटू 1.0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आती है 25.65, और जेड इफेक्टिव की बात करेंगे तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा 30 - 25.65 बराबर 4.35। ये बात होगी 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मेरे को बात करनी है 3p6 की, क्लियर। 3p6 इलेक्ट्रॉन है कोई p जिसमें p में 6 में, उसका जब अपन को जेड इफेक्टिव निकालना है तो ओनली लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन से अपन को काउंट करना है, क्लियर। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट उसमें 0 रहेगा। तो इस प्रकार से हम जो भी अपन को एग्जाम्पल्स दिए जाएं उसका अपन को स्लेटर नियम के अनुसार स्क्रीनिंग कांस्टेंट और जेड इफेक्टिव की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। जो जेड इफेक्टिव है उसकी सहायता से हम परमाणु का आकार, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इत्यादि समझाने में बहुत ही काम में लिया जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के द्वारा हम जो एटॉमिक रेडियाई है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। जो एटॉमिक रेडियाई है वो किस पर डिपेंड करिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा अट्रैक्शन में होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन में होगा तो उसके एटम की साइज़ क्या होगी, छोटी होगी। और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम लग रहा है तो साइज इंक्रीज होगी, क्लियर। तो ग्रुप में जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, क्लियर, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और ऊपर से नीचे हम ग्रुप में जब जाते हैं अप टू डाउन तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आगे हम पीरियोडिसिटी में बात करेंगे तब वो डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो ये बात हो गया अपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, ये रेफरेंसेज है। धन्यवाद।